क्लास आपके PT 6 में हिंदी व्याकरण में आपको कुछ शब्द याद करने होते हैं, जैसे वचन बदलो, लिंग बदलो, अशुद्धि संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ये सब। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेड आपको सिलेबस दिया जाता है व्याकरण का, जो आपको याद करना होता है। तो मैंने वो आपको एक शीट में लिख दिया है। वैसे तो आपके पास सिलेबस है, बट मैंने ताकि आपको चैप्टर्स ना ढूंढने पड़े, इसलिए एक ही शीट पर लिख दिया है। मैं आपको यहाँ उनको एक्सप्लेन भी करूँगी एंड आपको ये आपकी नोटबुक में भी नोट करने हैं एंड एग्ज़ाम के लिए लर्न भी करने हैं। ठीक है, एक शीट पे लिखने से क्या है, आपको बुक में बार बार नहीं ढूंढना पड़ेगा और एक जगह लिखा होगा तो याद करने में ईजी रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले है वचन बदलो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वचन बदलो किसे कहते हैं। वचन क्या होता है, संख्या को बताता है। ठीक है, और कितने प्रकार की होती है, दो, एक वचन और बहुवचन। जब भी हम संख्या में एक की बात कर रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ की एक की, तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक वचन में दिए हुए हैं, इनके बहुवचन बताने हैं। जैसे स्त्री यानी एक स्त्री। ठीक है, अगर बहुत सारी स्त्री है तो उसके लिए हम बहुवचन में क्या यूज़ करेंगे, स्त्रियाँ। ऐसे ही एक बिल्ली के लिए बिल्ली और बहुत सारी बिल्ली के लिए बिल्लियाँ। मक्खी मतलब एक मक्खी, बहुत सारी मक्खी के लिए मक्खियाँ। बात, एक बात, अगर ज़्यादा है तो बातें। ठीक, इसके बाद आता है आपका लिंग बदलो। लिंग बदलो में ये क्या होता है, ये हमें दर्शाता है कि कोई जो संज्ञा है वो स्त्री को दर्शा रही है या पुरुष को। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होती है, वो शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी स्त्री से संबंधित होते हैं, स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष से संबंधित होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाथी क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी। बिलाव पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। पिता पुल्लिंग, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। भाई पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा बहन। ऐसे ही आपका है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन आपको याद करने का तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है और आपको नोट भी करना है। अशुद्धि संशोधन से क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ड को करेक्ट कैसे लिखा जाता है। जैसे बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, इवन काफ़ी बड़े लोग भी ये मिस्टेक करते हैं, क्या, द्य लिखने में। जैसे यहाँ पर ये क्या है, विद्यालय, जो सही लिखा होना चाहिए, लेकिन ये क्या लिखा है, विघालय। ये घा घर वाला घ है। जब भी हमें इसे द्य लिखना होता है ना, तो इस तरह से एक छोटा सा डंडा होता है, फिर इस तरह से घ लिखते हैं। देखो, इस घ में और इस घ में कितना, इस द्य में कितना डिफरेंस है। इसको घ पढ़ेंगे और इसको द्य। और करेक्ट क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या उच्चारण होता है, विद्यालय। ठीक है, तो ये गलत लिखा है, ये विघालय लिखा है, विद्यालय करेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी नहीं होता। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक की गई है, विद्यार्थी करेक्ट इस तरह से लिखा जाएगा। आप इनको लिखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि विद्यालय, विद्यार्थी या द्य वाले शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं। अगला है उज्ज्वल। यहाँ पर क्या है, उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा था, करेक्ट इस तरह से लिखते हैं उज्ज्वल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, उज्ज्वल। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उच्चारण सही उज्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बार आधा ज आएगा, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। अगला है हृदय। इसको क्या पढ़ेंगे, हृदय, लेकिन हृदय नहीं होता है, हृदय होता है। ठीक है, ये र पूरा नहीं आता है, आधा र आता है, वो भी ह के नीचे इस तरह से। और ही नहीं होता है, हृदय होता है, हृदय नहीं होता है। ठीक है, हृदय, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। कृतघ्न, ये क्या लिखा है, कृतघ्न, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है, कृतघ्न, है ना। तो आधा न आधा घ आ रहा है, कृतघ्न, पूरा घ नहीं आ रहा है, तो आधा आएगा यहाँ पर कृतघ्न। ठीक, परीक्षा में र में छोटी की मात्रा नहीं आती है, परीक्षा होता है। ठीक, और यहाँ पर प्रतिज्ञा नहीं होता है, प्रतिज्ञा होता है। तो
आपको छोटी ई की मात्रा कहाँ लगनी है, बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगनी है, कहाँ आधा घ लगना है, कहाँ पूरा घ लिखना है, कहाँ 2 बार सेम जो लेटर है या जो वर्ण है वो आएगा या आधा आएगा, सिंगल आएगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द, मतलब शब्द अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ समान होगा। ठीक है, जैसे चांद, चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं। ठीक है, तो आप शशि कह लीजिए, उसका अर्थ भी क्या होगा? चांद। इंदु कह लीजिए, उसका अर्थ भी क्या होगा? चांद। फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प, कुसुम और सुमन। ठीक है, इन सभी शब्दों का अर्थ क्या होगा? फूल। ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी का अर्थ समान है। देवता को देव, सुर, अमर। सुर जैसे इसमें अ लगा देंगे असुर तो वो राक्षस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सुर है तो देवता। अमर क्यों लिखा है? क्योंकि जो देवता होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, तो वो अमर होते हैं। मतलब देखो, मर मतलब मरना, जब किसी भी शब्द में अगर आ लगा देते हैं ना तो वो उसका उल्टा हो जाता है। तो मर यानी मरना, अमर यानी जो नहीं मर सकता, है ना। तो जो नहीं मर सकता वही क्या है? ईश्वर है, वही देवता है, वही भगवान है। ठीक है, या देव है। ठीक, ईश्वर और देवता को भी हम पर्यायवाची की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देवता शब्द क्या कर रहा है? पुरुष जाति में ईश्वर को बता रहा है कि ईश्वर में भी जो पुरुष जाति है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ईश्वर और देवता में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। देखो, कोई वर्ड जैसे यहाँ पर देखिए, देवता के लिए अमर यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है अमर सिर्फ देवता का ही पर्यायवाची होगा, अमर और किसी शब्द का भी पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक शब्द बहुत सारे अलग अलग शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ईश्वर, देवता, प्रभु, सुर, अमर, ये सब क्या है? ये सब भी आपस में पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अनेक शब्द मतलब जैसे आप बहुत सारे शब्द ना लिख करके उनके लिए एक शब्द लिखें और अर्थ दोनों का समान हो। जैसे जहाँ प्रजा का राज्य हो उसको क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे प्रजातंत्र तो इसका अर्थ वही होगा कि जहाँ वहाँ पर किसका राज्य है? प्रजा का। आपको इतने सारे शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे आचरण वाला यानी या अच्छे स्वभाव वाला, सदाचारी। ठीक, किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत सदाचारी पुरुष है ना। नेक्स्ट है बुरे आचरण वाला, मतलब जिसका स्वभाव कैसा हो? बुरा हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? दुराचारी। नीचे लिखा हुआ मतलब निम्नलिखित। जैसे आपने कुछ लिखा कि आप नीचे कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इतना लिख देंगे निम्नलिखित। निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, निम्नलिखित। ठीक, ऊपर कहा हुआ, जैसे आपने कुछ लिखा और फिर आप दोबारा उसको मेंशन करना चाह रहे हैं कि जो ऊपर कहा हुआ है, तो उसके लिए इतने सारे शब्द यूज़ ना करके लिख सकते हैं उपरयुक्त। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपके मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्य होते हैं जिनका अगर शाब्दिक रूप से अर्थ देखा जाए तो कुछ और होता है, लेकिन इन मुहावरों का अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, मीनिंग कुछ और होता है। जैसे घास खोदना, अब अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो घास को खोदना हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर मुहावरे के से इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है? व्यर्थ समय गंवाना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या सारा दिन घास खोदी थी जो काम कुछ भी नहीं किया, मतलब क्या सारा दिन व्यर्थ समय गंवाया था जो कुछ भी काम नहीं किया, इस तरह से। अगला है मुहावरा कान भरना। कान भरने का अर्थ होता है शिकायत करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे
राम ने श्याम के विरुद्ध गुरुजी के कान भरे, मतलब राम ने श्याम की गुरुजी को शिकायत कर दी। ठीक। अगला मुहावरा है नाक रखना। नाक रखने का मतलब ये नहीं आप मेरी नोज़ को लो और अपने पास रख लो। यहाँ पर नाक रखने का अर्थ क्या है? मान रखना, रिस्पेक्ट रखना। ठीक है। जैसे परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर उसने कुल की नाक रख ली, यानी परीक्षा में प्रथम आकर उसने कुल मतलब होता है परिवार, परिवार की इज्जत रख ली, परिवार का मान रख लिया। ठीक है।